ये एक बेहद ताकतवर दुश्मन था, आम जंगली कबीले वालों से बिल्कुल अलग। अगर मैंने इसे मार दिया तो पक्का मुझे बहुत सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। बोल्ट की आंखों में भी मारने का जुनून बढ़ता जा रहा था। उसने काफी समय से साम्राज्य एम्पायर के किसी उस्ताद का सामना नहीं किया था। अगर वो सामने वाले बंदे को मार देता तो इससे साम्राज्य को भारी नुकसान होना तय था। अभी तो ये सिर्फ दोनों पक्षों के बीच एक छोटा सा टेस्ट था। असली जानलेवा वार तो अब शुरू होने वाले थे। बोल्ट की बॉडी बहुत तगड़ी थी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं थी। उसकी सबसे घातक चाल हमलों की एक सीरीज थी। अगर एक वार चूक जाता तो वो अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके तुरंत दूसरा वार कर सकता था। वो इस चाल को रिटर्निंग ब्लेड कहता था, और साम्राज्य के न जाने कितने सैनिक उसके इस वार का शिकार बन चुके थे। उसे अपनी इस चाल पर पूरा भरोसा था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी पावर नहीं बल्कि मेरा सिस्टम था। चूंकि मेरी मौजूदा ताकत सामने वाले से टक्कर लेने भर की ही थी, मैंने पॉइंट्स बढ़ाने का फैसला किया। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मेरे पूरे शरीर में ताकत की एक तेज गर्म लहर दौड़ गई। पॉइंट जुड़ना कामयाब रहा। सु चेंग के फिजिकल एट्रीब्यूट्स 4.9, बचे हुए एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0.2। मैंने सिर्फ 0.2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स बचाकर बाकी सारे अपनी बॉडी की ताकत कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिए। अगले ही पल मुझे लगा जैसे मेरा शरीर फूल रहा है। वो ताकत वाकई कमाल की थी। उन्होंने पलक झपकते ही मेरे शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर दिया, और फिर मेरी बॉडी वापस नॉर्मल हो गई। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मैं जानता था कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। पहले मैं एक आम इंसान से सिर्फ 2 गुना ताकतवर था, अब मैं 5 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, और ये बढ़त कोई मामूली नहीं थी। मेरी ओवरऑल ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। इस अचानक आए बदलाव पर बोल्ट का ध्यान नहीं गया। वो तो अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलने में मग्न था। बाकी लोगों ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। सब मारने काटने में बिजी थे, बस तिरछी नज़रों से युद्ध के मैदान के हालात देख रहे थे। सिर्फ एक शख्स, जिस पल मैं बदला, उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो पहाड़ी पर खड़ा दुबला पतला घुड़सवार था। नामुमकिन, क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? जब वो जानवर मन ही मन बुदबुदा रहा था, बोल्ट ने अपनी शर्ट संभाली और घोड़े को मेरी तरफ दौड़ा दिया। मैं मुस्कुराया और पहले से भी तेज स्पीड से आगे बढ़ा। बोल्ट की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका विरोधी पहले से इतना तेज कैसे हो सकता है? वो तो लगभग बोल्ट के जंगी घोड़े की स्पीड की बराबरी कर रहा था। लेकिन बोल्ट के पास सोचने का टाइम नहीं था। कमान से छूटा तीर कभी वापस नहीं आता। अब उसे बस अपना परफेक्ट अटैक करना था। बोल्ट ने कड़वा मुस्कुराते हुए कहा, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम मेरी इस आखिरी चाल से नहीं बच सकते। बचना? मैं सीधे बोल्ट की तरफ बढ़ा। मेरी स्पीड अपनी चरम सीमा पर थी। मुझे महसूस हुआ कि लड़ाई की वजह से मेरा खून खौल रहा है। लड़ाई का रोमांच और अपनी ही ताकत में आए इस बदलाव से पैदा हुआ एक हल्का सा डर। क्या यही असली पावर है? मुझे इसका मजा लेने दो। मैं दहाड़ा, अपनी बड़ी तलवार उठाई और बोल्ट पर वार कर दिया। बोल्ट के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने भी अपनी तलवार उठाई और मुझ पर झपट पड़ा। बोल्ट ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। जिस पल दोनों तलवारें टकराएंगी, वही उसकी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलने का वक्त होगा। उसने पहले ही उस परफेक्ट सीन की कल्पना कर ली थी। मुड़ी हुई तलवार एक बार घूमेगी और फिर सीधे मेरी पीठ में धंस जाएगी, और वही जीत का पल होगा। लेकिन हकीकत वैसी ही निकली जैसी बोल्ट ने सोची थी। जब दोनों तलवारें टकराई तो कुछ अजीब हुआ। बोल्ट को अपने हाथ में एक तेज दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल उसने बेबसी से देखा कि उसकी बड़ी तलवार के 2 टुकड़े हो चुके हैं, और उस जबरदस्त झटके की वजह से उसकी नसें फट गईं, जिससे तुरंत खून का फव्वारा छूट पड़ा। बोल्ट अपने सामने की हर चीज को फटी आंखों से देखता रह गया। उसका दिमाग सन्न था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दुनिया में अब सिर्फ मेरी डरावनी मुस्कान बची थी। ये ख्याल बोल्ट के दिमाग में आया ही था कि हमेशा के लिए वही थम गया। मेरी बड़ी तलवार ने बोल्ट की ब्लेड के चीथड़े उड़ाने के बाद भी अपनी रफ्तार नहीं खोई, और सीधे बोल्ट के सिर पर जा लगी। हाड़ मांस का शरीर भला एक बड़ी तलवार के सामने क्या टिकता? बोल्ट का सिर धड़ से अलग हो गया। जंगी घोड़ा उसकी लाश को घसीटते हुए दूर ले गया, जबकि उसका सिर घास पर लुढ़क गया। सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनते ही मैंने संतुष्टि से अपने होंठों को चाटा। एक किल, 0.0 एट्रीब्यूट पॉइंट का इनाम। जैसा कि वाइल्डलिंग्स के एक छोटे लीडर से उम्मीद थी, इनाम के पॉइंट्स काफी अच्छे खासे हैं। आखिरकार जमीन पर पड़ी बोल्ट की लाश पर एक नजर डाले बिना मैं मुड़ा और वाइल्डलिंग्स की सेना की तरफ लपका। सिस्टम के रिप्लेनिशमेंट रिवॉर्ड्स की बदौलत अब मेरे पास कभी न खत्म होने वाली ताकत थी। मैं इस जोश के ठंडे होने से पहले इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था, ताकि और ज्यादा वाइल्डलिंग्स को ढेर कर सकूं। दूर खड़े वाइल्डलिंग्स ने जब ये हंगामा सुना तो उनमें भगदड़ मचने लगी। उनका स्क्वाड लीडर फटी आंखों से मर चुका था, और अब किसी को रसद सप्लाईज की परवाह नहीं थी। वे सब अपनी जान बचाकर चारों दिशाओं में भागने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अभी सिर्फ एक को मारा था और ये सब भाग रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैंने अपने पैरों से जोर का धक्का दिया और हवा में उछल गया।
मैंने अपनी चौड़ी तलवार उठाई और जमीन पर उतरते ही सीधे उस वाइल्डनेस कबीले के एक बंदे की पीठ पर सटीक वार किया। वाइल्डनेस कबीले का वो बंदा बिना आह भरे सीधे इटर्नल हेवन की गोद में सो गया। मैं जोर से हंसा, हा हा हा, और तुरंत दूसरे टारगेट के पीछे भागा। लेकिन तब तक वाइल्डनेस कबीले के लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर तितर बितर हो चुके थे। मैं अभी गाली ही दे रहा था, धत तेरे की, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, कि तभी मुझे रसद वाली गाड़ी सप्लाई वैगन के पास छुपा हुआ एक बंदा दिखाई दिया। हा हा, एक बंदा छूट गया। बिना सोचे समझे मैंने छलांग लगाई, अपनी तलवार उठाई और उस बंदे की पीठ पर वार करने के लिए लपका। मैंने पीछे से उस पर वार किया। उस बंदे ने शायद पीछे से आती आवाज सुन ली थी और पैनिक में आकर वो लड़खड़ाकर गिर गया। वो डर के मारे पीछे मुड़ा तो मुझे एक झुर्रियों वाला बूढ़ा चेहरा दिखाई दिया। मैंने बूढ़ा होने की वजह से उसे बख्शा नहीं, बल्कि मैं तो उसे एक झटके की मौत देने पर आमादा था। वो बूढ़ा इतना डर गया कि उसके चेहरे की झुर्रियां तक गायब हो गई और उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी मौत का इंतजार करने लगा। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आई। मैंने उसकी जान बख्श दी। हमें अभी वापस जाकर रिपोर्ट भी तो करनी थी। मैंने झटके से अपनी तलवार रोकी, लेकिन फिर भी उसका तेज सिरा उस बूढ़े के सिर पर जा लगा। मैंने उसकी चीख सुनी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने बूढ़े की हालत चेक नहीं की, क्योंकि मुझे सिस्टम का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला था, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो बूढ़ा मरा नहीं है। जब उन्होंने बाकी वाइल्डनेस क्लैन का काम तमाम कर दिया, तो सब मेरे आसपास जमा हो गए। किडनी डिफिशिएंट यंग मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने खूंखार निकलोगे, छोटे सू। वो बड़ा सा भोंदू बंदा अपने नुकीले क्लब से मांस के टुकड़े निकाल रहा था, और वो छोटा हाइट वाला बंदा अपने हाथ चाटने में बिजी था। फ्लावर बटरफ्लाई कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी तरफ उसकी नजरें काफी नरम हो चुकी थीं। सिर्फ मैं जमीन पर बेहोश पड़े वाइल्डनेस क्लैन के उस बुजुर्ग को घूर रहा था। मेरा चेहरा गुस्से से लाल था। बस एक बूढ़ा ही तो है, इसे क्या पता होगा, क्यों न मैं इसे सीधे जान से मार दूं। उस दुबले पतले घोड़े ने उसे दूर भगाते हुए कहा, नहीं, ये वाइल्डनेस क्लैन का पुजारी है, हम इसे रिपोर्ट करने के लिए वापस ले जा सकते हैं। पुजारी? क्या, बलि देने वाला इंसान? किडनी डेफिशिएंट यंग मास्टर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, पुजारी, तुमने इसके बारे में नहीं सुना? यकीनन सुना ही होगा, है ना? अच्छा, बहुत हुई बकवास। मैंने फिर से अपना सिर हिलाया। इसी बीच उस दुबले पतले घोड़े ने फिर से कुछ बोलने की हिम्मत की। ये सुनने के बाद वो बड़ा बंदा बाकी ग्रुप के साथ आगे बढ़ा, जंगली पुजारी को कसकर बांधा और उसे अपने कंधे पर लाद लिया। वो छोटे कद का बंदा उस पुजारी की पीठ पर बैठ सब गया। लोग बाकी सब कुछ छोड़कर उसी रास्ते से वापस चल दिए जिससे आए थे। हालांकि मेरे मन में कुछ डाउट्स थे, पर मैंने कुछ पूछा नहीं। जल्द ही हमें गंजे भाई का ग्रुप दिख गया। जब गंजे ने हमें वापस आते देखा, तो वो तुरंत अपनी सवारी पर आगे आया और हमसे मिला। पतला बंदा कुछ बोला नहीं, उसने बस गंजे को सिर झुकाकर सलाम किया। गंजे ने हामी में सिर हिलाया और अपने आदमियों को इशारा किया। उस बड़े से बंदे ने सोते हुए छोटे हाइट वाले बंदे को अपने दूसरे कंधे पर टिकाया और फिर उस बूढ़े पुजारी को दो सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद गंजा आगे आगे रास्ता दिखाने लगा और पतला बंदा बाकी सबको लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। वे दोनों सिपाही उस जंगली पुजारी को उठाए हुए थे। सी पूरे ग्रुप को धीरे धीरे टाइगर माइट कैंप की तरफ ले जा रहा था। वे सुबह सुबह निकले थे, लेकिन जब लौटे तो सूरज ढल रहा था, जिससे पूरे घास के मैदान पर एक कमाल की सुनहरी चमक बिखरी हुई थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। थोड़ी ही दूर आगे चल रहे गंजे का सिर अभी भी भयंकर चमक रहा था। तभी मुझे उस किडनी डेफिशिएंसी प्रिंस की आवाज सुनाई दी। अबे छोटे, तू इतना ताकतवर कैसे है रे? तूने कोई बाहरी मार्शल आर्ट सीखी है, या फिर तेरी ताकत भी उस बड़े भोंदू की तरह बचपन से ही ऐसी गॉड गिफ्टेड है? तुझे देख के तो लगता नहीं, इतना सुकड़ा सा है तू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना स्ट्रांग होगा। सच में हैरान कर दिया तूने। वो किडनी डेफिशिएंसी प्रिंस मानो किसी दौरे में था, लगातार मेरे कान में बकबक किए जा रहा था। शुरुआत में तो मैं हंसकर उसे दो चार जवाब दे देता था, लेकिन बाद में मैंने साफ तौर पर ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। कोई और रास्ता भी नहीं था। इस बंदे के पास सवाल ही इतने सारे थे। एक का जवाब दो तो ये तुरंत दो नए सवाल दाग देता था, और इन कभी न खत्म होने वाले सवालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आखिरकार जब मुझसे और झेला नहीं गया, तो मैं बटरफ्लाई की तरफ मुड़ा और उससे पूछा कि क्या ये हमेशा इतनी बकवास करता है। उसने कहा कि जब इसकी किडनी की दिक्कत थोड़ी ठीक रहती है, तब ये बहुत बोलता है। बटरफ्लाई ने अपना सिर हिलाया। मैं सन्न रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि बटरफ्लाई का क्या मतलब था। भला ज्यादा बोलने का किडनी की बीमारी से क्या लेना देना? मैं स्किनी हॉर्स की तरफ मुड़ा और उससे पूछा कि क्या ज्यादा बकबक करने और किडनी की बीमारी के बीच कोई मेडिकल कनेक्शन है। स्किनी हॉर्स मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बात किससे कर रहा है। मैं फिर से चक्कर खा गया। मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा, ये ज्यादा बोलने और किडनी की बीमारी का मैटर मेरे ऊपर कैसे आ गया? इनका मुझसे क्या लेना देना था? आखिरकार जब मुझे टाइगर माइट कैंप दिखाई दिया, तब जाकर मुझे बात समझ आई। मैं अचानक उछल पड़ा। धत तेरे की!
अगर तू मेरे और पास आया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुरंत उस किडनी डेफिशिएंसी प्रिंस से पीछा छुड़ाकर भागा। वो किडनी डेफिशिएंसी प्रिंस बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि अभी भी खीसें निपोर रहा था। अब जाकर मुझे समझ आया कि वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। उसकी नज़र मुझ पर थी। ये बंदा जो पहले इतना काबिल और अट्रैक्टिव लग रहा था, भाई साहब, लगता है इसका कोई अलग ही शौक था। मैं अभी किडनी डेफिशिएंसी प्रिंस से सावधान हो ही रहा था कि पूरी टुकड़ी आखिरकार टाइगर माइट कैंप के अंदर पहुंच गई। कैंप बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं सुबह छोड़कर गया था, बस उन पेड़ों के ठूंठों में से कुछ खाली थे, जहां उत्तरी वाइल्डनेस के लोगों को बांधा गया था। मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि टाइगर माइट कैंप के गेट के बीम से खून टपक रहा था। मैंने अपना मुंह बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी नॉर्मल नहीं था। वो गंजा पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन टाइगर माइट कैंप के अंदर आते ही वो काफी रिलैक्स लग रहा था। वो साथ तो आया था, पर उसने किया कुछ नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या उसकी जिम्मेदारी स्किनी हॉर्स और बाकी लोगों पर नजर रखने की है? मुझे तो लगता है इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। गंजा सबको लेकर सुबह वाले टेंट की तरफ गया। सबको अंदर जाते देख उसने आखिरकार चैन की सांस ली और टाइगर माइट कैंप के सिपाहियों को भेज दिया। ऑर्डर मिलते ही सिपाही फटाफट इधर उधर बिखर गए। स्किनी हॉर्स सबको टेंट के अंदर ले गया और सबने अपने अपने हथियार स्टैंड पर रख दिए। जब किडनी डेफिशिएंसी यंग मास्टर ने बेदिली से अपनी लोहे की रॉड वहां रखी तो उसकी वो शक्ल देखकर मुझे घिन आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, मैं अभी ख्यालों में खोया ही था कि तभी बाहर से अपनी दाढ़ी हिलाता हुआ वो गोट ई छोटी दाढ़ी वाला बंदा अंदर आया। टेंट में मौजूद हर शख्स ने उस गोट ई की तरफ देखा, जो टेबल के पीछे जाकर धप से बैठ गया। उसने एक रजिस्टर निकाला, एक लंबी सांस छोड़ी और धीरे से पूछा, तो कैसा रहा? हमने एक शमन पुजारी, शामन प्रीस्ट को पकड़ा है। चलो, तुम्हारा काम हो गया। फिर उस छोटी दाढ़ी वाले आदमी ने टेबल के नीचे से वही रजिस्टर निकाला जो मैंने सुबह देखा था। पता नहीं उसने उस पर क्या लिखा। अब जब एक शमन भी सामने आ गया था तो पक्का इसके पीछे कुछ बड़े लोग शामिल होंगे। मुझे उस पाउडर का एक सैंपल दो जिसे सूंघते ही लोग सच उगल देते हैं। पतले घोड़े ने हिम्मत दिखाई, बक्से से एक सफेद बोतल निकाली और टेबल पर रख दी। गोट ई ने हामी में सिर हिलाया। उसने आखिरकार टेंट में मौजूद लोगों की तरफ देखा। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखी। तू सच में वापस आ गया? पतला घोड़ा मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। गोट ई ने किडनी डेफिशिएंसी प्रिंस की तरफ देखा। तो तू पूरे रास्ते इसे प्रोटेक्ट कर रहा था? किडनी डेफिशिएंसी प्रिंस कुछ नहीं बोला। मेरी भौहें बुरी तरह तन गईं। ये गोट ई, क्या ये मुझे इसका रखैल समझ रहा था? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, पतले घोड़े ने पहले ही बात संभाल ली। बुरा नहीं है, अगली बार हम इसे भी अपने साथ ले जाएंगे। अरे भाई, इंटरेस्टिंग है। वो छोटी दाढ़ी वाला आदमी सीधा होकर बैठ गया और उसने फिर से मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में 30% परख और 70% उत्सुकता थी। अब जब ऐसा है तो तुझे क्या चाहिए? मैंने अपनी तरफ उंगली उठाई और कहा, आप मुझसे बात कर रहे हैं? उस छोटी दाढ़ी वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुझे क्या चाहिए? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नामुमकिन, यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए। किसी को बेगुनाही चाहिए, किसी को आज़ादी, किसी को चैन की जिंदगी, तो किसी को कईयों की जान। तुझे क्या चाहिए? मैं जान गया था कि वो छोटी दाढ़ी वाला आदमी सीरियस था। मैं एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, मुझे किसी को जान से मारना है। इसके अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। उस छोटी दाढ़ी वाले आदमी ने काफी देर तक मुझे देखा और फिर अचानक हंस पड़ा। मुझे लगा तुझे प्रिंसेस किंग फेंग चाहिए। मेरा चेहरा उतर गया। ऐसा लगता है इस बूढ़े को मेरे बारे में सब कुछ पता है। फिर उस छोटी दाढ़ी वाले आदमी ने टेबल के नीचे से एक रजिस्टर निकाला, उसका एक पेज खोला और सिर उठाकर पूछा, तू क्या नाम लिखवाना चाहता है? बिना सोचे समझे मैंने कहा, लिटिल क्रिस्पी पेस्ट्री। लिटिल क्रिस्पी पेस्ट्री। उस छोटी दाढ़ी वाले आदमी ने कागज पर लिटिल क्रिस्पी ये 3 शब्द लिखे और कहा, अब से तुझे 1000 मेरिट पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। जब तेरे पास काफी पॉइंट्स हो जाएंगे तू आजाद हो जाएगा। मैंने अनजाने में ही पूछ लिया, इसका उस बात से क्या लेना देना जो आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले पूछी थी? वो छोटी दाढ़ी वाला आदमी हंसा और बोला, कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही उत्सुक था। मैं अवाक रह गया। मुझे लगा जो पहले हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट था, पर वो तो बस उस छोटी दाढ़ी वाले आदमी का एक मजाक निकला। इस बीच उसने रजिस्टर वापस समेट कर रख दिया था। पतले आदमी ने उसे सलाम किया और टेंट से बाहर निकल गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। मैंने उस छोटी दाढ़ी वाले आदमी को एक गहरी नज़र से देखा और फिर टेंट से बाहर आ गया। बाहर अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। सिपाही सबको वापस उनकी काल कोठरी सेल की तरफ ले गए। जब सबको अंदर बंद कर दिया गया तो काल कोठरी का दरवाजा बंद हो गया। सब लोग अपनी अपनी जगह लौट आए। वो पतला बंदा मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने घास का एक तिनका चबाते हुए कहा, ये छोटी मूछों वाला बंदा कौन है बे? मुझे तो लगता है मैं इसे एक हाथ से मरोड़ दूंगा। ओए स्किनी हॉर्स, मैंने हंसते हुए कहा, हा हा,
वो बस एक आम सा बूढ़ा है, बिल्कुल मेरे जैसा। ये सुनकर गोटी, छोटी दाढ़ी वाले में मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई, क्योंकि मैं जानता था कि स्किनी हॉर्स खुद कोई आम बूढ़ा नहीं था और उस गोटी के पीछे भी पक्का कोई ना कोई कहानी थी। लेकिन मैंने गोटी के बारे में नहीं पूछा, मेरे पास और भी बहुत से सवाल थे। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, तो तुम लोग मेरिट पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए काम पर जाते हो, ये तो सच है, पर इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है? ये तुम्हारी मन्नतें पूरी करने में मदद कर सकती है, लेकिन मेरी तो कोई मन्नत ही नहीं है। स्किनी हॉर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आज नहीं तो कल हो जाएगी। वैसे वो छोटा रजिस्टर क्या है? बस एक बही खाता, अकाउंट बुक। ये गंजा क्या करता है? तू उसे हमारा असिस्टेंट समझ सकता है, सच में? एक आखिरी सवाल, तुमने कहा था कि उस किडनी डेफिशिएंसी प्रिंस के शौक थोड़े अलग हैं, होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज, ये सच है और अब उसकी नज़र तुझ पर है, सच में? खुद अंदाज़ा लगा ले। उसी पल काल कोठरी का दरवाज़ा खुला और सिपाही खाना देने आए। आज रात के खाने में भी वही उबले हुए बंस, स्टीम्ड बंस और शराब थी। स्किनी हॉर्स उठा और उस बड़े टोकरे की तरफ चल दिया। मैं बड़बड़ाया, मैं गाली बकता हुआ उठ खड़ा हुआ। इस बार भी पहले वो बड़ा भोंदू बंदा था, फिर वो कमज़ोर घुटनों वाला यंग मास्टर और उसके ठीक पीछे मैं था। उसकी नज़र तुझ पर है। वो छोटे कद का बंदा अभी भी सबसे पीछे था। वो कमज़ोर घुटनों वाला यंग मास्टर मुस्कुराया और पीछे मुड़कर बोला, अबे मेरे आगे आ जा। मैंने उसके इस एहसान को भाव नहीं दिया और मना करते हुए कहा, मैं पीछे ही ठीक हूँ। उस कमज़ोर घुटनों वाले यंग मास्टर के चेहरे पर एक ठरकी सी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो तुझे पीछे रहना पसंद है? मेरी सांसें अटक गईं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मौत की सज़ा पाए कैदियों की कोठरी में कोई मेरे मज़े ले लेगा। मैंने अपने दांत भींचे और कहा, एक बार फिर से बोलियो ज़रा। वो कमज़ोर घुटनों वाला यंग मास्टर खीसे निपोड़ते हुए बोला, है, अगर पसंद नहीं है तो आगे आ जा। मेरे माथे की नसें तन गईं। मैं बस फटने ही वाला था कि तभी उस पतले बंदे की आवाज़ आई, बक बक बंद करो। तुम्हें भूख नहीं लगी, पर इसे लगी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, टाइम पर खाना नहीं खाएंगे क्या? मेरे पीछे खड़े उस छोटे कद के बंदे ने एक धीमी सी आवाज़ निकाली, जैसे वो मुझसे और उस कमज़ोर घुटनों वाले यंग मास्टर से परेशान हो। मैंने चैन की सांस ली। अपने गुस्से को दबाते हुए मैं उस छोटे बंदे के पीछे खड़ा हो गया। वो कमज़ोर घुटनों वाला यंग मास्टर किसी शरारती बच्चे की तरह हंसा, जिसने कोई प्रैंक किया हो। फिर उसने एक बन उठाया और कोने में वापस चला गया। वो छोटा बंदा उतावला होकर आगे भागा। उसने उस बड़े टोकरे से वो बंस उठाए जो स्किनी हॉर्स और मैंने तैयार किए थे, और फिर उन पर टूट पड़ा। मैं उतरा हुआ मुंह लेकर अपना बन उठाया और कोने में लौट आया। स्किनी हॉर्स शराब का जग लिए मेरे बगल में आकर बैठ गया। गुस्सा मत कर, उसने कहा, उसकी सिर्फ इच्छा है, औकात नहीं। सच तो ये है कि वो बस दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बन का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और चबाते हुए कहा, ये तो पैर पर बैठे मेंढक जैसा है, काटता नहीं है, पर घिन पूरी आती है। अगर गुस्सा नहीं निकाल सकता तो मुझे बाद में उसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसे सबक कैसे सिखाएगा? क्या तुझे लगता है कि मार खाने के बाद उसे सिर्फ अपनी उस लोहे की रॉड की परवाह रहेगी? बाकी तू खुद समझदार है। मैं अपना बन चबाते हुए उस लोहे की रॉड तक पहुंचने का तरीका सोचने के लिए अपना दिमाग दौड़ाने लगा, लेकिन बन खत्म होने के बाद भी मुझे कोई अच्छा आइडिया नहीं आया। मैं गुस्से में खौल रहा था और भड़ास निकालना चाहता था, इसलिए मैंने झटके से स्किनी हॉर्स के हाथ से शराब का पीपा छीना और गटक गटक करके कई घूंट पी गया। स्किनी हॉर्स तुरंत भड़क गया और उसने पीपा वापस छीन लिया। अबे ओए छोकरे, अपना गुस्सा मेरी शराब पर क्यों निकाल रहा है? अगर तूने आगे ऐसा किया ना, तो मैं इसमें जहर मिला दूंगा। मैंने अपना मुंह पोंछा। अब मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। जहां तक स्किनी हॉर्स की बात थी, मैंने उसकी धमकी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। पेट पूजा करने और पेट भर पीने के बाद कोठरी में सन्नाटा छा गया। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और शायद शराब के असर की वजह से मुझे नींद आने लगी। शायद मैं थका हुआ था, इसलिए मैं गहरी नींद में सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे पहले लगा कि शायद उस कमज़ोर घुटनों वाले यंग मास्टर का ठरकपन जागा है और वो मुझ पर हमला करने आया है। पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि काल कोठरी का दरवाज़ा खुल रहा होगा। हाथ में लालटेन लिए एक सिपाही ने कोठरी का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो बस बाहर ही खड़ा रहा, अंदर नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर चल क्या रहा है। तभी मैंने अपने बगल में बैठे उस पतले बंदे को बोलते सुना, उठो और काम पर लगो। उसके बोलते ही कोठरी का हर बंदा तुरंत एक्टिव हो गया। जल्द ही सब लोग लाइन बनाकर कोठरी से बाहर निकल आए। बाहर आसमान में चमकदार चांद खिला हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो पूरे कैंप पर कोई सफेद चादर लिपटी हो। रात के समय घास के मैदान का टेम्परेचर काफी कम था। सच में बहुत ठंड थी, लेकिन मेरी मौजूदा बॉडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस समय पूरा कैंप शांत था। साफ था कि सिपाही सो चुके थे, लेकिन हमें जगा दिया गया था। मैं हैरान था कि इतनी रात गए हमसे क्या करवाने वाले हैं। जल्द ही हमें दिन वाले टेंट में ले जाया गया। सबने चुपचाप अपने अपने हथियार उठाए और मैंने अपनी चौड़ी तलवार उठा ली। ठीक उसी पल वो छोटी दाढ़ी वाला आदमी, गोटी, टेंट के बाहर से अंदर आया।